हेलो एंड वेलकम एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू टॉपिक से। चैप्टर नंबर 2 ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, दैट इज़ डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। ठीक है, इसमें हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस एंड अनदर नेम ऑफ दिस टॉपिक इज़ पोर्टफोलियो एनालिसिस। यानी हम जो अब टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ पोर्टफोलियो एनालिसिस, राइट। अब पोर्टफोलियो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे कि पोर्टफोलियो का मीनिंग क्या होता है। ऐसे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो। देखो, आपने ऐसा सुना हो कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, बिजनेस पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो मीन्स वेराइटीज़, ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ वेराइटीज़ दैट यू हैव। अगर मैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात करूं तो जैसे मेरे जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ना करके अगर मैं उसको डाइवर्सिफाई करती हूँ। डाइवर्सिफाई मीन्स अगर मैंने मान लीजिए शेयर परचेज करके रखे हैं और उनमें से कुछ शेयर्स बैंकिंग सेक्टर के हैं, कुछ इंश्योरेंस सेक्टर के हैं, ठीक है, कुछ FMCG सेक्टर के हैं, तो मैंने अपनी रिस्क को क्या किया है, डाइवर्सिफाई किया है, ठीक है ना। तो दैट इज़ माई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। वैसे ही कंपनीज क्या करती है, वैरायटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, मल्टी बिजनेस, मल्टी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ऐसी कंपनीज के, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के इन बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, उसका बिजनेस पोर्टफोलियो, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस पोर्टफोलियो? A business portfolio is the collection of businesses and products that make up the company. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें पतंजलि की, इट्स अ मल्टी प्रोडक्ट मल्टी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। पतंजलि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो नहीं बनाता? फॉर एग्जाम्पल पतंजलि के बिजनेस पोर्टफोलियो में क्या क्या आता है? पतंजलि बिस्किट्स भी बनाता है, तो जूसेस भी बनाता है, घी है, आटा है, फेस वॉश है, टूथपेस्ट है, फेस क्रीम है, और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो पतंजलि बनाता है। दैट्स व्हाई दिस इज मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, और उसके इस कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स को क्या बोलेंगे, उसका बिजनेस पोर्टफोलियो बोलेंगे, ठीक है। हमने एक एग्जांपल लिया है पतंजलि का, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं। जैसे मैं ITC की बात करूं तो ITC भी अपने आप में क्या है, ITC का भी एक बहुत बड़ा बिजनेस पोर्टफोलियो है। अगर वो सिगरेट इंडस्ट्रीज़ में है तो कहीं ना कहीं वो होटल इंडस्ट्रीज़ में भी है, वो बिस्किट्स भी बनाता है, तो वो वो नूडल्स भी बनाता है। तो ये सब क्या है, ये सब कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस, वेरियस बिजनेसेस, दैट इज कॉल्ड बिजनेस पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनी, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ये पोर्टफोलियो पढ़ क्यों रहे हैं, पोर्टफोलियो एनालिसिस कर क्यों रहे हैं, ठीक है। देखो, पोर्टफोलियो एनालिसिस हम क्यों करते हैं, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। टाटा इंडस्ट्रीज़, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, हमने सबने इसका नाम सुना है। टाटा इज़ हाईली डाइवर्सिफाइड कंपनी। हाईली डाइवर्सिफाइड मतलब बहुत सारे एरियाज है जिसमें वो कंपनी काम कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ये सारे हमने नाम सुने हैं। कभी आपने टाटा के टॉमको डिवीज़न का नाम सुना है क्या? मेरे ख्याल से नहीं सुना होगा। टाटा का जो टॉमको डिवीज़न था वो सोप एंड डिटर्जेंट यूनिट था, ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट यूनिट। कंपनी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड थी, अलग अलग सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी। टाटा ने अपना पोर्टफोलियो एनालिसिस किया, ठीक है, ये टाटा का पोर्टफोलियो। इसमें और भी बहुत सारी कंपनीज हैं लेकिन मैंने उसको ऐड नहीं किया है, इसके अंदर और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं, मैंने सिर्फ 4 एरियाज़ लिए हैं। ये मान लीजिए ये कंपनी का, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का एक पोर्टफोलियो है, ठीक है, ये गुड्स वो प्रोवाइड करता है। अब टाटा ने एक स्ट्रैटेजी चूज़ की कि उसे ग्रोथ करनी है, उसे एक्सपांशन में जाना है, राइट। जब उन्होंने ये एक स्ट्रैटेजी बनाई तो उन्होंने ये देखा कि उनके कौन कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में ग्रोथ में है, मार्केट कैप्चरिंग इन्होंने बहुत अच्छी कर रखी है। तो उन्होंने ये देखा कि उनके ये 3 प्रोडक्ट, ये 3 एरियाज तो क्या थे, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे थे, मार्केट कैप्चर कर रखा था, लेकिन टॉम को वो बिल्कुल भी नहीं रन कर पाए, बिल्कुल भी नहीं उसे चला पाए। तो क्या अगर वो इस सेक्टर में, इस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते तो क्या वो उतनी ग्रोथ, उतनी सक्सेस गेन कर पाते जितना कि बाकी सभी के लिए नहीं कर पाते, ठीक है।
तो कंपनीज को क्या करना होता है, अपने उन सेक्टर्स को या उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना होता है जिनमें हमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके और ग्रोथ करनी है। लेकिन उन एरियाज़ को जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, जहाँ पैसा लगाना मीन्स एक तरीके से हमारे फंड, हमारे रिसोर्सेज का यूज़ प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं आना, या ऐसे एरियाज़ में से जो इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल कर डिसइन्वेस्टमेंट करके और उसे किसी बेटर अपॉर्चुनिटी में लगा देना, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो इस तरीके से फर्स्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसका कौन सा सेक्टर, उसका कौन सा एरिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा एरिया या कौन सा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ताकि उसके लिए एक बेटर स्ट्रैटेजी चूज़ की जा सके। मे बी कि इस सेक्टर को डिवेस्ट किया जा सके। डिवेस्टमेंट मीन्स इसमें से फंड को रिलीज़ करके और दूसरे प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर्स में यूज़ किया जाए या दूसरे ऑल्टरनेट्स में यूज़ कर लिया जाए, ठीक है, या फिर इसको लिक्विडेट कर दिया जाए। तो ये ऑप्शन चूज़ करने के लिए हमें फर्स्ट आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना कि हमारा कौन सा सेक्टर, हमारा कौन सा बिजनेस या हमारा कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिट मेकिंग है और कौन सा लॉस मेकिंग है, किस में हमें इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रैटेजी चूज़ करनी है, किस में हमें डिवेस्टमेंट करने की स्ट्रैटेजी चूज़ करनी है, ठीक है। तो ये हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जिस टेक्निक के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करेंगे, दैट सेट ऑफ टेक्निक इज कॉल्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस, ठीक है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस? Portfolio analysis is a set of technique that help strategists in taking strategic decision. Strategic decision कि आपको और investment करना है या आपको divestment करना है. Strategic decision with regard to individual product और individual business in firm's portfolio. तो firm के portfolio में ये identify करना और accordingly decision लेना कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा बिजनेस बेटर परफॉर्म कर रहा है और कौन सा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, ताकि उसके लिए हम क्या कर सके, अलग तरीके से स्ट्रैटेजी बना सके। तो उसके लिए क्या करना ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है पोर्टफोलियो एनालिसिस। एक और सिंपल एग्जांपल से अगर समझाऊं तो आपके इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में वेरियस सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो आपका एग्ज़ाम पोर्टफोलियो है। अब उसमें से आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं, आप उसमें कम टाइम डिवोट करोगे, और कौन से सब्जेक्ट आपके वीक हैं, आप उन पे ज़्यादा टाइम डिवोट करोगे। तो आपको अपने पोर्टफोलियो का भी पहले क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस। अगर सबके लिए आपने सेम स्ट्रैटेजी बना ली तो फिर शायद आपको आपके डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपके वीकर सेक्शन है, जो आपके वीकर बिजनेस हैं, आपको उनके लिए क्या करना होगा, अलग स्ट्रैटेजी चूज़ करनी होगी, और जो आपके स्ट्रॉन्ग बिजनेस हैं या प्रोडक्ट हैं या सब्जेक्ट है, उनको आपके लिए अलग तरह से स्ट्रैटेजी बनानी होगी, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये पता करना कि कौन से सेक्टर, कौन सा बिजनेस या प्रोडक्ट वेल परफॉर्म्ड है और कौन सा नहीं है, ताकि उसके लिए अकॉर्डिंगली हम स्ट्रैटेजी बना सकें। इसके लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं, दैट सेट ऑफ टेक्निक इज कॉल्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस। सो विद द यूज़ ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस, टाटा ने क्या किया, अपने टॉमको सेगमेंट को, जो सोप और डिटर्जेंट सेगमेंट था, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर को सेल कर दिया, क्योंकि ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा था अच्छे से। तो उन्होंने इस फंड को रिलीज़ करके इसे कहाँ पर यूज़ कर लिया, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ में, अपने दूसरे सेगमेंट में यूज़ कर लिया। चलिए बात करते हैं कि ये पोर्टफोलियो एनालिसिस करते कैसे हैं, ठीक है। देयर आर वेरियस पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल जिनके थ्रू हम पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं और अकॉर्डिंगली हम स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल स्टार्ट करने से पहले 3 टर्म हम समझेंगे, क्योंकि ये तीनों टर्म इन मॉडल्स में रिपीटेडली यूज़ होने वाली है, राइट। तो हमारी फर्स्ट टर्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट फर्स्ट टर्म इज स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। हम इसके बारे में बात करेंगे। SBU क्या होती है, ठीक है। SBU मीन्स से इट इज़ अ सेल्फ कंटेंट डिवीज़न with its own function that provide a product or service for a particular market. That means SBU के 3 स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। कौन कौन से? द फर्स्ट फीचर इज़ इंडिपेंडेंट प्लानिंग, यानी इसकी प्लानिंग बिल्कुल अलग तरीके से होती है, इसके अपने
कॉम्पिटिटर्स होते हैं और इनका अपना एक खुद CEO होता है, ठीक है ना। ये कैसे बनता है, एसबीयू क्या है? देखिए, एक कंपनी है, मल्टी बिजनेस डाइवर्सिफाइड, हाईली डाइवर्सिफाइड कंपनी है, उसके वेरियस बिजनेसेस हैं। अब सारे बिजनेसेस को कोई एक CEO अगर मैनेज करेगा तो वो उसे प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएगा। से अगर वो मेडिकल में भी है, अगर वो इन्वेस्टमेंट में है, फंडिंग में है, सॉफ्टवेयर में है, ठीक है, FMCG में है, इसके वेरियस एरियाज़ हैं, वेरियस सेगमेंट्स हैं, और अगर इन सारे सेगमेंट्स को अगर एक ही पर्सन मैनेज करेगा तो पॉसिबल नहीं है कि इन्वेस्टमेंट और फंडिंग का सेगमेंट FMCG के अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। हम FMCG के लिए प्लानिंग और हम फंडिंग और इन्वेस्टमेंट सेक्टर के लिए प्लानिंग एक तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो साइंस की भी कोचिंग देता है और कॉमर्स की भी कोचिंग देता है, ठीक है। तो क्या साइंस वाले को आप कॉमर्स के हिसाब से चला सकते हो या कॉमर्स सेगमेंट को साइंस के अकॉर्डिंग चला सकते हो? नहीं चला सकते, ठीक है। एक ही CEO अगर दोनों को समझे, दोनों के बारे में प्लानिंग करेगा तो हो सकता है कि इफेक्टिवली प्लानिंग ना कर पाए। और एक ऐसी कंपनी है जो हाईली डाइवर्सिफाइड है, यानी कि उसके पास में वेरियस बिजनेसेस हैं, तो उन सारे बिजनेसेस को एक ही पर्सन मैनेज करे, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता और ये वायबल भी नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनको मिला के एक सिंगल यूनिट बना दी जाती है। दैट सेल्फ कंटेन्ड यूनिट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। यानी एक एसबीयू में आने वाले जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं ना, वो रिलेटेड काइंड के होते हैं और एक एसबीयू दूसरे एसबीयू से बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। एक एसबीयू के स्पेसिफिकली 3 फीचर्स होते हैं। पहला फीचर ये होता है कि हर एसबीयू का अपना एक अलग CEO होता है जो उसके लिए, उस एसबीयू के लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अपने कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जैसे कॉमर्स डिवीज़न के, कॉमर्स सेगमेंट के कॉम्पिटिटर्स कॉमर्स वाले ही होंगे, साइंस वाले नहीं होंगे, और वैसे ही साइंस वाले एसबीयू के कॉम्पिटिटर्स साइंस वाले होंगे। कॉमर्स वालों के साथ में उनको कंपटीशन नहीं करना होता, तो दे हैव देयर ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर, क्योंकि बिजनेस की लाइन बिल्कुल अलग है ना। अगर FMCG सेक्टर का अगर आपका एसबीयू है तो वो कॉम्पीट किसके साथ करेगा? दूसरे FMCG वालों के साथ में करेगा ना, वो इन्वेस्टमेंट या एयरलाइन के साथ तो कॉम्पीट नहीं करेगा। तो दे हैव देयर ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड दे हैव देयर इंडिपेंडेंट प्लानिंग। ये तीनों क्या है? ये तीनों एसबीयू के स्पेसिफिक फीचर्स है, ठीक है। इसको और डिटेल में समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल से इसको समझाना चाहूँगी। हम एग्जांपल ले रहे हैं अल्फ़ाबेट INC का। द बेस्ट एग्जांपल फॉर एसबीयू अंडरस्टैंडिंग इज अल्फ़ाबेट INC। देखिए, ये अल्फ़ाबेट INC है, इट्स अ हाईली डाइवर्सिफाइड INC। आप देख सकते हैं कि इसके वेरियस सेगमेंट हैं, ठीक है। दीज आर एसबीयू ऑफ अल्फ़ाबेट INC, ठीक है। ये एसबीयू कैसे है? जैसे देखिए कैलिको, इसकी फंक्शनिंग, इसका जो गुड है या इसकी जो सर्विस है वो है फाइट एज रिलेटेड डिजीज़, एज रिलेटेड डिजीज़ के साथ फाइट करना। या जो नेस्ट है, नेस्ट एसबीयू, इसका प्रोडक्ट क्या है? स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। गूगल वेंचर फंडिंग का काम करती है, गूगल, ठीक है। गूगल का सर्च, एंड्रॉयड, यूट्यूब, मैप, ये सब गूगल के हैं। और उसी तरीके से ये बाकी सारी भी क्या हैं? ये अल्फ़ाबेट की एसबीयूज़ हैं। अभी एसबीयू क्यों हैं? देखिए, सबके जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो डिफरेंट हैं। इन सब की प्लानिंग किस तरीके से होगी? डिफरेंट होगी। आज इंटरनेट की प्लानिंग आप कैपिटल के साथ में, इन्वेस्टमेंट के साथ में या स्मार्ट होम प्रोडक्ट के साथ में नहीं कर सकते, क्योंकि इनके प्लानिंग करने का तरीका अलग होगा। द फर्स्ट फीचर, दे हैव इंडिपेंडेंट प्लानिंग। सेकेंड, दे हैव देयर ओन कॉम्पिटिटर, ठीक है। इंटरनेट वाला इंटरनेट वाले के साथ कॉम्पीट करेगा, स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स वाला सेम सिमिलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट के साथ में कॉम्पीट करेगा ना, कि स्मार्ट होम प्रोडक्ट वाला कैपिटल ऑफ फाइनेंस के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता। इनके कॉम्पिटिटर इनके सिमिलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट और बिजनेस को रिलेट करेंगे। सो द सेकेंड फीचर इज they have their own set of competitor and the last one they have their own CEO। इन सब के CEOs कौन होंगे? डिफरेंट होंगे। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल कोट किए हैं कि अगर कैलिको एसबीयू की बात करें तो उनके जो CEO हैं दैट इज आर्थर डी लेविंसन। नेस्ट की बात करें तो उनके CEO हैं टोनी फेरल। और अगर गूगल की बात करें
तो वेल नोन पर्सनैलिटी दैट इज़ सुंदर पिचई। तो ये सब क्या है, ये सब एक अल्फ़ाबेट INC की SBU हैं। तो SBU सिंपली क्या होती है, SBU एक सेल्फ कंटेन्ड डिवीज़न होता है जो एक मार्केट में, एक पर्टिकुलर मार्केट में गुड और सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऐसे सेगमेंट की प्लानिंग बिल्कुल अलग इंडिपेंडेंटली होती है, इनके कॉम्पिटिटर्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना, और इनका CEO अलग होता है, राइट, ठीक है ना। तो ये जो SBUs हैं, तो एक SBU में आने वाले गुड्स और सर्विसेज क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और एक से दूसरे SBU में जब हम जाएंगे तो ये दोनों SBUs एक दूसरे से बिल्कुल क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। एंड नेक्स्ट सेकेंड टर्म इज एक्सपीरियंस कर्व। ठीक है, एक्सपीरियंस कर्व क्या होता है, जैसे आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा, मे बी समझ में आया, मे बी समझ में नहीं आया, आप सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, थर्ड टाइम आपको धीरे धीरे वो याद होना स्टार्ट होगा, और फोर्थ टाइम मे बी आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको उसमें पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। तो वैसे ही जब कोई फर्म एक्सपीरियंस गेन करती है, ठीक है ना, चाहे वो सेल्स वॉल्यूम को लेकर हो, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट को लेकर हो, तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन होता है वैसे वैसे पर यूनिट कॉस्ट क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि एक कंपनी है, वो अपने सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर रही है। जब सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, यानी वो एक्सपीरियंस कर्व पर आगे बढ़ेंगी, तो उनकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो एक्सपीरियंस कर्व सिंपली क्या बोलता है, experience curve says that unit cost decline as a firm accumulate experience in terms of cumulative volume of product। तो जब आपने सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो धीरे धीरे से हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्लांट यूटिलाइजेशन इफेक्टिव हो जाता है, या सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो आपको कहीं सारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे कि रॉ मटेरियल बल्क में जब आप परचेज करते हो तो आपको हैवी डिस्काउंट अवेलेबल होता है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जिसकी वजह से सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये इस तरीके से एक एक्सपीरियंस कर्व बनता है, दैट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ये कर्व सिंपली ये बोलता है कि जैसे जैसे हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे या हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सपांड करेंगे, वैसे वैसे पर यूनिट कॉस्ट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट थर्ड एंड लास्ट टर्म, जिसका नाम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है, हम PLC के बारे में बात कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, जैसे कि हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की एक लाइफ साइकिल होती है कि हम इस वर्ल्ड में फर्स्ट इंट्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद में हम ग्रोथ करते हैं, बड़े होते हैं, उसके बाद में हम मैच्योरिटी की स्टेज में आ जाते हैं, और फिर हमारा बुढ़ापा आ जाता है, दैट इज़ डिक्लाइन स्टेज। वैसे ही हर प्रोडक्ट की भी क्या होती है, एक लाइफ साइकिल होती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, व्हाट इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इट इज़ अ रिलेशनशिप। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज अ रिलेशनशिप। किस किस के बीच में रिलेशनशिप शो करती है, ये दो चीज़ों के बीच में, सेल्स एंड टाइम। ठीक है, सेल्स का टाइम के साथ रिलेशन शो करती है। कैसे शो करती है कि जिससे जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, स्पेंड होता जाएगा, 4 सक्सेसिव स्टेजेस, ठीक है ना, 4 टाइम के अकॉर्डिंग इस लाइफ साइकिल को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग सेल्स का और टाइम का क्या रिलेशन है, ये शो करने वाले ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो PLC इज अ रिलेशनशिप विच शोज द रिलेशन बिटवीन सेल्स एंड टाइम इन 4 सक्सेसिव स्टेजेस। कौन कौन सी स्टेजेस में शो करती है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। कैसे इसको इस ग्राफ से समझते हैं, दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ग्राफ। देखो फर्स्ट स्टेज दैट इज 0, एक्स एक्सिस पर ले रखा है टाइम और वाई एक्सिस पर ले रखा है सेल्स। जैसे जैसे टाइम निकलेगा, passes through 4 successive stages. The first stage is introduction, the second one is growth, the third one is maturity and the last one is decline. अब इसमें सेल्स का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, देखो सबसे पहले प्रोडक्ट क्या होता है, मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है। तो कस्टमर के पार्ट पर हम बात करें तो कस्टमर को अभी उसके बारे में जानकारी नहीं होती।
मार्केट कैप्चरिंग नहीं हो पाती है और प्रोडक्ट के प्राइजेस भी क्या होते हैं, हायर साइड पे होते हैं जब एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है। लेकिन धीरे धीरे कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, डिमांड बढ़ती है, ठीक है, आप मार्केट को कैप्चर कर पाते हैं, कंपटीशन बढ़ता है, प्रोडक्ट के प्राइजेस क्या होने लगते हैं, गिरने लगते हैं और सेल्स वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। दैट इज़ द ग्रोथ स्टेज, ठीक है। लेकिन ग्रोथ के बाद एक ऐसा लेवल आता है जब कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है, ठीक है ना, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है और मार्केट भी क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, हम एक मैच्योरिटी की स्टेज पर आ जाते हैं। और उसके बाद में मार्केट में न्यू प्रोडक्ट्स आके आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मार्केट से आउट कर देते हैं, ऑब्सोलीट कर देते हैं और आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, गिर जाती है, ख़त्म हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड डिक्लाइन स्टेज। से न्यू प्रोडक्ट रिप्लेस द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट के साथ में उसके सेल्स वॉल्यूम के साथ में टाइम का यही रिलेशन होता है। जैसे मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ, जब मार्केट में कलर टीवीज़ आए थे, ठीक है, न्यू कलर टीवीज़ आए थे, स्टार्टिंग में नहीं जानते थे लोग ज़्यादा क्योंकि ब्लैक एंड वाइट टीवी का ही ज़माना हुआ करता था, न्यू लॉन्च हुए थे, प्राइजेस बहुत हाई साइड पर थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने जानना शुरू किया, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी, ठीक है, उसका प्रोडक्शन, उसका सेल्स वॉल्यूम बहुत बढ़ा और प्राइजेस भी क्या होने लगे, कंपैरेटिवली कम होने लगे। दैट इज़ द ग्रोथ फेज, ठीक है ना। लेकिन एक लेवल ऐसा आया जब सारे मैन्युफैक्चरर्स जो थे इस लाइन में वो कलर टीवी मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, कंपटीशन बहुत टफ हो गया और मार्केट एक तरीके से क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और उसके बाद में LEDs, LCDs आए और इन LEDs और LCDs ने जो वो कलर टीवी जो पुराने टाइम के आया करते थे, उन सारे कलर टीवीज़ को क्या कर दिया, मार्केट से बाहर कर दिया, ठीक है। दैट इज़ द डिक्लाइन स्टेज। तो हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है 4 स्टेजेस में, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज, एंड दिस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल।